नमस्कार दोस्तों, नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बार बार हमें चर्चा देखने को मिलती है, पॉलिटिकल डिबेट से लेकर कॉमेडी शोज तक। हालांकि वो अलग बात है, ज्यादातर डिबेट जो इस मुद्दे पर करी जाती है वो प्राइड के नाम पर होती है। नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस अक्सर एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, स्टीरियोटाइप्स बनाने लगते हैं। नॉर्थ इंडियंस साउथ इंडियंस का मजाक बनाते हैं उनके स्किन कलर को लेकर। ये कहते हैं कि साउथ इंडियन लैंग्वेजेस कितनी हार्श है, देखो किस तरीके से बात करते हैं। दूसरी तरफ साउथ इंडियंस नॉर्थ इंडियंस का मजाक उड़ाते हैं ये कहकर कि ये देखो कितने मिसबिहेव्ड होते हैं, कितने रेकलेस हैं, कैसे हर सेंटेंस में गाली देते हैं। मैं दारू पी के गाड़ी चला। People in Gurgaon drive as if they are playing NFS. उनको लगता है यहाँ ठोकेगा ना, यहाँ से लाइफ वापस चालू होता है। लेकिन आज के वीडियो में आइए एक फैक्चुअल और लॉजिकल एनालिसिस करते हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि क्या डिफरेंसेस इनके इतिहास और कल्चर में आए जिसकी वजह से आज ये दोनों रीजन्स एक दूसरे से कई मामलों में इतने अलग हैं, और क्या कारण है एक्चुअली में कि साउथ इंडिया के रीजन को नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा डेवलप्ड माना जाता है। आइए जानते हैं। मैं दारू पी के गाड़ी चला। पानी घाटे कैसे बिहारी हो बे? North Indians and South Indians, stop it! Kerala has yet again emerged as the most literate state. उत्तर प्रदेश नीति आयोग की रिपोर्ट में हेल्थ इंडेक्स में सबसे नीचे है। साउथ इंडिया हो या नॉर्थ इंडिया हो या ईस्ट इंडिया हो या वेस्ट इंडिया, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो यहां पर ये उठता है कि जब हम नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, एग्जैक्टली हम कौन से रीजन्स की बात कर रहे हैं? कहां पर बाउंड्री है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की? क्या कोई इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है? डेफिनेशन है तो जरूर, लेकिन यूपी वालों माइंड मत करना, आप लोग हमारे साथ नॉर्थ इंडिया में नहीं आते। सही सुना आपने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की डिवीजन के अकॉर्डिंग देश को 6 जोनल काउंसिल्स में डिवाइड किया गया है, जैसा आप नक्शे पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश इसमें सेंट्रल काउंसिल में आता है। मैं जानता हूं आप लोग यूपी वाले सुनने के बाद कहोगे प्लीज हमें भी इंक्लूड कर लो अपने साथ नॉर्थ इंडिया में। प्लीज भाई, मेरे दोस्त हो। देखो, अब आप लोग प्यार से इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहे हो तो चलो मान लेते हैं, यूपी को भी नॉर्थ इंडिया में इंक्लूड कर लेते हैं। तो इस वीडियो के लिए हम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को लेंगे, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, साथ में यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। और इस वीडियो के लिए साउथ इंडिया की डेफिनेशन रहेगी केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी और लक्षद्वीप। वैसे भी जब मीडिया में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बात करी जाती है तो इन्हीं स्टेट्स को रेफर किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या अंतर है इन दोनों रीजन्स में, एक इतिहास पर झलक डालते हैं। इंडिया में ब्रिटिश राज आने से पहले नॉर्थ इंडिया में अलग अलग डायनेस्टीज का रूल चलता था। फॉर एग्जाम्पल, अशोका के अंदर मौर्यन डायनेस्टी, कनिष्क के अंदर कुषाण एम्पायर, समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य की गुप्ता डायनेस्टी, एम्पायर ऑफ हर्षवर्धन, हन एम्पायर, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, तोमर डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत जिसके अंदर तुगलक और लोदी जैसी डायनेस्टीज थी, फिर मुगलों का राज, सुर एम्पायर, और इसके अलावा सिख एम्पायर रंजीत सिंह के अंदर बहुत सारे राजपूत क्लैंस जो रहे थे जैसे कि महाराणा प्रताप के अंडर, और मराठा एम्पायर जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अंडर। हालांकि ये मेनली सेंट्रल इंडिया के अंदर था, लेकिन कुछ समय के लिए नॉर्थ इंडिया का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मराठा एम्पायर के अंडर था। दूसरी तरफ अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया के रीजन को भी बहुत सी अलग अलग डायनेस्टीज के द्वारा रूल किया गया। चेरा, चोल, पांड्याज ये सब को एग्जिस्ट कर रहे थे संगम एज के दौरान। इसके अलावा सतवाहना, चालुक्य, राष्ट्रकूट, काकातिया, होयसाल, विजयनगर एम्पायर और किंगडम ऑफ मसूर। इस पॉइंट पर आपको सुनकर लगेगा कि दोनों रीजन्स की कहानी एक दूसरे से काफी सिमिलर है। नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया, अलग अलग राजा महाराजाओं का शासन रहता था, अलग अलग डायनेस्टीज एक दूसरे से फाइट कर रही थी, अपने किंगडम को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि साउथ इंडियन राजा महाराजा जो थे उनके बीच की लड़ाई एक तरीके से आईपीएल की लड़ाई थी, इंडियन प्रीमियर लीग जो होता है, और नॉर्थ इंडिया में जो किंगडम्स की लड़ाई थी वो T20 वर्ल्ड कप की तरह लड़ाई थी। वर्ल्ड कप में इंडिया के बाहर से भी टीम्स लड़ने आती हैं, अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे से लड़ती हैं, और आईपीएल के अंदर सिर्फ इंडियन स्टेट्स एक दूसरे से फाइट करती हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो नॉर्थ इंडिया में कहीं ज्यादा और फॉरेन इन्वेजन्स देखे गए, और इसके पीछे एक बड़ा ही लॉजिकल सा रीजन है। साउथ इंडिया तीनों दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है, जबकि नॉर्थ इंडिया बाय लैंड बाकी एशिया से कनेक्टेड है, यूरोप से कनेक्टेड है, अफ्रीका से कनेक्टेड है।
अब ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया का बाहर की किंगडम्स और डायनेस्टीज के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता था, जरूर होता था, लेकिन फर्क यह है कि समुद्र के जरिए इन्वेजन करना बहुत मुश्किल काम है, समुद्र के जरिए पीसफुली ट्रेड करना ज्यादा आसान काम है। सुमेरियन रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि केरला एक स्पाइस एक्सपोर्टर रहा है 3000 BC से। केरला के मिर्च मसालों ने एंशिएंट अरब्स, बेबीलोनियंस, एसीरियंस और इजिप्शियंस को आकर्षित किया था। पुडुचेरी और तमिलनाडु में हमें फेमस सिल्क रूट की साइट्स देखने को मिली। रोमन ट्रेडर्स आज से 2000 साल पहले मालाबार कोस्ट में आते थे। इसके अलावा जो रिलीजियस कांटेक्ट हुआ वो भी कहीं ज्यादा और पीसफुल था। बताया जाता है कि आज से करीब 2000 साल पहले ज्यूज पहली बार साउथ इंडिया में आए किंग सोलोमन के जहाजों पर। केरला के थॉमस क्रिश्चियंस मानते हैं कि सेंट थॉमस द अपोस्टल एक्चुअली में केरला में 52 AD में आए थे। ये क्रिश्चियनिटी का जिस साल में जन्म हुआ था उसके बहुत करीब है। इवन इस्लाम के साथ भी यही कहानी है। मालाबार कोस्ट और मिडिल ईस्ट के बीच में प्रॉफिट मोहम्मद के पहले के समय से ट्रेड देखने को मिली है। पहला मस्जिद साउथ इंडिया में साल 629 AD में बनाया गया था एक अरब ट्रेडर के द्वारा। ये आपको कोंडून गलूर में मिलेगा। शायद यही एक रीजन है कि इतने सारे अलग अलग धर्मों के लोग पीसफुली कोएग्जिस्ट क्यों करते हैं केरला जैसी स्टेट्स में। और इन्वेजन्स की बात करें, एक्चुअल फॉरेन इन्वेजन्स की बात करें तो हार्डली कोई इन्वेजन्स देखे गए साउथ इंडिया में। इसका पहला रिकॉर्ड हमें सुनने को मिलता है साल 1500 में जब पोर्चुगीज ने कैलिकट को इन्वेड किया। बाद में फ्रेंच आए और साल 1674 में जो गवर्नर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थे फ्रांसुआ मार्टिन, उन्होंने पौंडीचेरी पर एक ट्रेडिंग सेंटर सेटअप किया। लेकिन वापस नॉर्थ इंडिया पर आए तो नॉर्थ इंडिया में भी हमें बहुत से ट्रेड लिंक्स देखने को मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से एक्चुअली में हमें ट्रेडिंग देखने को मिल रही है बाहर की डायनेस्टीज और किंगडम्स के साथ। 2600 BC की बात है, हमें प्रूफ दिखता है कि मेसोपोटामिया, पर्शिया और तुर्कमेनिस्तान से भी इंडस वैली का ट्रेड हुआ। 12 सिल्क रूट्स जो इंडिया में पाए गए उनमें से 7 एक्चुअली में नॉर्थ इंडिया में ही थे। लेकिन इसके साथ साथ हमें देखने को मिले फॉरेन इन्वेजन्स और बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन। साल 535 BC में पर्शियन इन्वेजन बाय द साइरस ऑफ आकाइमेनेड। बाद में उनके बेटे डायरियस के द्वारा और एक्सपेंशन किया गया। फिर आया ग्रीक इन्वेजन अलेक्जेंडर के द्वारा। हालांकि अलेक्जेंडर का देहांत हो गया था, लेकिन उनके एक जनरल सेल्यूस निकेटर ने चार्ज लिया, जिन्हें बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया। 400 सालों बाद 180 BC में डेमेट्रियस का इन्वेजन, जिससे इंडो ग्रीक किंगडम की फाउंडेशन हुई। फिर सिथियंस, पार्थियंस और कुशियंस का इन्वेजन जो सेंट्रल एशिया के अलग अलग हिस्सों से आए थे। यहां पर वैसे एक चीज याद रखनी जरूरी है दोस्तों, जब हम किसी चीज को फॉरेन इन्वेजन कहने लग रहे हैं तो वो आज की बाउंड्रीज के हिसाब से कह रहे हैं। उस जमाने में जो राजा महाराजा लोग करने लग रहे थे ये अपना रेगुलर एक्सपेंशन था अपने किंगडम्स का। उनके लिए इस सेंस में देश और बाउंड्रीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो ये फॉरेन इन्वेजन की डेफिनेशन बड़ी अजीब है। अगर उस जमाने में किसी किंगडम की आज के दिन के पाकिस्तान में स्थापना होती और उसका एक्सपेंशन आज के दिन के हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तक जाता तो हम उसे फॉरेन इन्वेजन बुलाएंगे आज की बाउंड्रीज के हिसाब से। लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान एक देश होते तो हम उसे फॉरेन इन्वेजन नहीं कहते। तो ये चीजें थोड़ी आर्बिट्रेरी हैं, लेकिन क्योंकि इस वीडियो में मैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के रीजन्स की एनालिसिस करने लग रहा हूं, इसलिए मैं फॉरेन इन्वेजन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं जब आज के दिन के इन एरियाज के अंदर किसी बाहर के किंगडम का इंट्रोडक्शन हुआ। टाइम में आगे चले तो साल 712 AD में हमें मोहम्मद बिन कासिम पहले इस्लामिक रूलर देखने को मिलते हैं, जो कि एक अरब थे। जिसके बाद कई और आए, मोहम्मद ऑफ गजनी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान, खिलजीज जो कि टर्किश ओरिजिन के थे, तैमूर, बाबर, नादिर शाह, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए यहाँ पर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों का हमें कांटेक्ट देखने को मिला बाहर की दुनिया के साथ, लेकिन नॉर्थ इंडिया में हमें ज्यादा इन्वेजन्स देखने को मिले बार बार, साल भर साल। इसका क्या असर पड़ता है, क्या इंप्लीकेशन हमें यहाँ देखने को मिलता है? इसका असर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कल्चर पर। एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर हम इंडिया के 9 क्लासिकल डांसेस को देखेंगे जो कि एक दूसरे से बहुत अलग हैं, इन 9 में से सिर्फ एक ही नॉर्थ इंडिया से ओरिजिनेट किया है, जो कि है कथक। लेकिन साउथ इंडिया के पास 9 में से 4 क्लासिकल डांसेस हैं। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, तमिलनाडु और कर्नाटका में भरतनाट्यम और केरला में मोहिनीअट्टम और कथकली। और ये सिर्फ रेकग्नाइज्ड क्लासिकल डांसेस हैं। इसके अलावा साउथ इंडिया में बहुत से और फोक डांसेस और फोक थिएटर फॉर्म्स हैं, जैसे कि कर्नाटका में यक्षगान, डोलू कुनीथा, तेलंगाना में परेणी, केरला में ओपन्ना, पुडुचेरी में गरडी, तमिलनाडु में थेरुकूथु, ओइलाट्टम, मयिलाट्टम और आंध्र प्रदेश में थपेटा गुल्लू। सेम चीज हमें लैंग्वेजेस में भी देखने को मिलती है। साउथ इंडिया की जो 4 मेन स्टेट्स हैं, हर एक की अपनी डिस्टिंक्ट अलग अलग भाषा है। मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु और तमिल, इन सारी भाषाओं की
अपनी अलग स्क्रिप्ट है, अपनी डिस्टिंक्ट वोकैबुलरी है, अपनी खुद की फिल्म इंडस्ट्री है और बहुत सारा आपको लिटरेचर देखने को मिलेगा, अखबार से लेकर मैगजीन्स तक। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा रहा था साल 1950 में, 8th शेड्यूल में 14 लैंग्वेजेस रखी गई थी सिर्फ। इन 14 में से 4 लैंग्वेजेस तो यही थी जो मैंने अभी आपको बताई। इसके अलावा सिर्फ 6 भाषाओं को इंडिया में एज ए क्लासिकल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाता है और गेस कर सकते हो 6 में से 4 यही भाषाएं जो मैंने आपको बताई, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, और इसके अलावा जो 2 बची वो हैं ओडिया और संस्कृत। लेकिन सबसे कमाल की बात है कि इन चारों के अलावा भी बहुत सी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं साउथ इंडिया में, जिन्हें आप माइनॉरिटी लैंग्वेजेस कह सकते हो। केरला कर्नाटका के बॉर्डर पर एक कम्युनिटी है जो ब्यारी भाषा बोलती है। तमिलनाडु हिल्स में जो ट्राइबल लोग रहते हैं उनके द्वारा बडागा, कोडावा और कोटा भाषाएं बोली जाती हैं। कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में कोडावा भाषा बोली जाती है। कर्नाटका के उद्दुपुरी डिस्ट्रिक्ट में तुलु भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप में दिवेही बोली जाती है और देखनी उर्दू बोली जाती है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका के कुछ एरिया। अब इस सब को कंपेयर कीजिए नॉर्थ इंडिया से। नॉर्थ इंडिया का जो कल्चर है वो ज्यादा सिंक्रेटिक है। सिंक्रेटिक मतलब हो गया समकालिक, अलग अलग कल्चर्स के फ्यूजन से एक कल्चर निकला है। पहले लैंग्वेजेस की ही बात कर लेते हैं। जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस नॉर्थ इंडिया में है और 8th शेड्यूल में लिस्टेड है वो है कश्मीरी और डोगरी, मेनली कश्मीर में, पंजाबी पंजाब में, उर्दू उत्तर प्रदेश की कुछ पार्ट्स में, सिंधी जिसे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ लोग बोलते हैं, और हिंदी जिसे हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। ये 6 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इनके अलावा लद्दाख में लोग लद्दाखी बोलते हैं और हिंदी के एक्चुअली में बहुत से अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, जैसे कि हरियाणा में हरियाणवी, हिमाचल में पहाड़ी, उत्तर प्रदेश में अवधी और ब्रज भाषा, मारवाड़ी और मेवाड़ी राजस्थान में, और गढ़वाली और कुमाऊनी उत्तराखंड में। इन्हें एक्चुअली में अलग लैंग्वेज नहीं कंसिडर किया जा सकता क्योंकि बहुत सिमिलैरिटी है इनकी हिंदी के साथ। 2011 के सेंसस में 57 ऐसे डायलेक्ट्स काउंट किए गए थे जो हिंदी भाषा का ही हिस्सा है। इसके अलावा कश्मीर और पंजाब में रहने वाले लोग भी हिंदी समझते हैं। तो अब अगर आप लैंग्वेजेस के मैप को देखेंगे, ये जो डिफरेंस है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में, ये बहुत क्लियर कट दिखाई देता है और इतिहास इसी डिफरेंस को बड़े क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। जो अलग अलग डायनेस्टीज का हमें टर्बुलेंस देखने को मिला नॉर्थ इंडिया में, फॉरेन इन्वेजन्स अलग अलग जगहों से आए, उन सबके कल्चर का एक तरीके से फ्यूजन हुआ नॉर्थ इंडिया में। शौरा सेना प्राकृत, खड़ी बोली, संस्कृत और पर्शियन और अरेबिक, जब ये भाषाएं एक साथ दूसरे के मिली तब बन के निकली हिंदुस्तानी भाषा, और हिंदुस्तानी लैंग्वेज से ही हिंदी और उर्दू निकली हैं। और डांसेस की जो बात मैंने शुरू में करी थी, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल डांस कथक जो है उसकी बड़ी सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेंगी स्पेनिश डांस फ्लामेंको से कंपेयर करोगे तो। ऐसा माना जाता है कि हिस्ट्री में एक टाइम पर कुछ जिप्सीज थे जिन्होंने राजस्थान से चलना शुरू किया। रोमेनिया, हंगरी के थ्रू सेंट्रल यूरोप में होते हुए वो लोग फाइनली सदर्न स्पेन में पहुंचे और इस डांस फॉर्म को स्पेन में इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। हरियाणा में फोक थिएटर को कहा जाता है सांग, यूपी में इसे कहा जाता है नौटंकी और हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है करियाला। अगर आप इनके वीडियोस देखेंगे YouTube पे तो आपको बहुत सी ऑब्वियस सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी। सत्यवादी हरीश चंद्र एक बड़ा ही फेमस किस्सा है नौटंकी का, इंडियन रिलीजियस स्टोरीज से जिसका ओरिजिन हुआ है। लेकिन एक और फेमस नौटंकी है लैला मजनू की, जिसका ओरिजिन एक्चुअली में एक अरेबिक स्टोरी है जिसे पहली बार 12th सेंचुरी के पर्शियन पोएट के द्वारा लिखा गया था। रिलीजन की बात करें तो क्या आप जानते हैं एक्चुअली में ग्रीक लोगों ने पहला स्टैचू बनाया था बुद्धा का। गांधार आर्ट जिसकी शुरुआत इंडो ग्रीक किंगडम में हुई थी, उसमें ग्रीक इन्फ्लुएंसेस हमें देखने को मिले थे। ग्रीक लोग अपने स्टैचूज में भगवानों को इंसान के फॉर्म में दिखाते थे और बड़े रियलिस्टिक स्टैचूज बनाते थे वो। अगर आप ग्रीस में जाओगे और ग्रीक स्कल्पचर्स को देखोगे तो बड़े रियलिस्टिक दिखने वाले स्टैचूज दिखेंगे। तो जो बुद्धा का जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्टैचू है, देखो कैसे उनके जो कर्ली हेयर हैं वो अपोलो के स्टैचू से मैच करते हैं। नॉर्थ इंडिया में यही फ्यूजन कल्चर एक्चुअली में हमें कपड़ों में भी देखने को मिलता है। सलवार कमीज जो कि आज के दिन एक मेजर इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस है औरतों के लिए, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली हरियाणा पंजाब में इसका ओरिजिन एक्चुअली में मुगलों की कॉस्ट्यूम से हुआ था। और खाने में भी आप इसका इन्फ्लुएंस देख सकते हो। पंजाबी समोसा जो आज के दिन बड़ा पॉपुलर समोसा है, हर कोई खाता है, इसे पहली बार मिडिल ईस्टर्न शेफ्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में दिल्ली सल्तनत रूल के दौरान। इसका मेंशन आपको मिल जाएगा अमीर खुसरो और इब्न बतूता की राइटिंग्स में, जब इसे रेफर किया गया था संबूसक।
संबूसक में एक्चुअली में मीट डलती थी, अखरोट, बादाम और पिस्ताचियोज भी डलते थे। बाद में ही था कि इसकी फिलिंग करे जाने लगी पोटैटो से, जब पोटैटो को पोर्चुगीज के द्वारा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे वो बटाटा करके पुकारते थे। तो सही सुना आपने, एक्चुअली में समोसे में जो आलू है वो पोर्चुगीज की मदद से ही आया है। उससे पहले समोसा एक्चुअली में संबूसक होता था। तो नॉर्थ इंडिया का कल्चर एक रेनबो की तरह है, जिसके कलर्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि हमें थ्रू आउट द हिस्ट्री इतना ज्यादा एक दूसरे कल्चर्स के साथ घुलना मिलना देखने को मिला। दूसरी तरफ साउथ इंडिया का कल्चर, उसे मौका मिल पाया एक दूसरे से सेपरेट रहने का। ज्यादा फ्यूजन नहीं हुआ, इसलिए अलग अलग भाषाएं, अलग अलग डांस फॉर्म्स और अलग अलग कल्चर्स। लेकिन अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। ऐसा क्यों है कि आज के दिन साउथ इंडिया ज्यादा डेवलप्ड है नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में? ये जानने के लिए हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा डेवलपमेंट का मतलब क्या है। जीडीपी पर कैपिटा को अक्सर एक डेवलपमेंट का इंडिकेटर माना जाता है कि पर पर्सन जीडीपी क्या है एक रीजन का। तो अलग अलग स्टेट्स जो हैं उनका एक डेटा एनालिसिस देखते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा किया गया, आरबीआई वेबसाइट पर पब्लिश्ड साल 2020-21। लेकिन इस साल का हम ले नहीं सकते क्योंकि उत्तराखंड, केरला और चंडीगढ़ का डेटा इसमें अवेलेबल नहीं है, तो पिछले साल का लेते हैं। इस एनालिसिस में आप देख सकते हो क्लियरली सबसे नीचे वाली रैंक पर है उत्तर प्रदेश, सिर्फ 65,431 रुपीज। और साउथ इंडियन स्टेट्स में अगर सबसे नीचे वाली स्टेट देखेंगे तो वो आंध्र प्रदेश है एट 1,70,000, जो कि उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा ऊपर है। इंडिविजुअल एनालिसिस में देखें तो सबसे ऊपर गोवा और सिक्किम की स्टेट्स हैं। ऐसा क्यों है कि सिक्किम इतनी अमीर स्टेट है, इसकी बात कभी किसी और वीडियो में करेंगे। उसके बाद दिल्ली और चंडीगढ़ काफी टॉप पर आते हैं। लेकिन इसके बाद अगर आप 2 लाख से 2.5 लाख वाले फिगर पर आ जाओ तो ज्यादातर साउथ इंडियन स्टेट्स इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इस नक्शे में देखिए, क्लियरली देख सकते हो कि कैसे लाइट ब्लू स्टेट्स का कम जीडीपी पर कैपिटा है और डार्क ब्लू का ज्यादा है। साउथ इंडिया में कितना ज्यादा डार्क ब्लू देखने को मिल रहा है और नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में और ईस्ट इंडिया में काफी कम है। ये जीडीपी पर कैपिटा वेल्थ की एक मेजरमेंट है। इसके अलावा हम पॉवर्टी की मेजरमेंट देख सकते हैं, जिसे मेजर किया जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के द्वारा। नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केरला में एक्चुअली में सबसे कम मल्टी डायमेंशनली गरीब लोग हैं, सिर्फ 0.71% पॉपुलेशन। इसके बाद आते हैं पुडुचेरी और लक्षद्वीप, केरला के काफी करीब। और ऑलमोस्ट हर साउथ इंडियन स्टेट आपको टॉप 10 में देखने को मिलेगी। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना 11th प्लेस पर। लेकिन नॉर्थ इंडिया की भी कुछ स्टेट्स टॉप 10 में है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। लेकिन यूपी और राजस्थान बॉटम पर आते हैं। 38% मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग उत्तर प्रदेश में, 30% राजस्थान में। इसके अलावा लिटरेसी रेट का भी आप डेटा देखोगे तो सिमिलर से कंक्लूजन्स आप ड्रॉ कर सकते हो। साउथ इंडियन स्टेट्स लिटरेसी के मामले में कहीं ज्यादा आगे। तो एक बार फिर से सवाल ये, क्या कारण है कि साउथ इंडियन स्टेट्स ज्यादा डेवलप्ड है इन इंडिकेटर्स में? क्या इसके पीछे भी क्रेडिट उन पुराने राजा महाराजाओं को जाता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक्चुअली में अगर आप आजादी के टाइम पर देखोगे तो साउथ इंडियन स्टेट्स ज्यादा डेवलप्ड नहीं थी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स से। ऑलमोस्ट बराबरी का मुकाबला चल रहा था। ये बदलाव सिर्फ 1970s, 80s, 90s में जाकर आया। अलग अलग साउथ इंडियन स्टेट्स की सरकारों ने अपनी खुद की पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी, जिससे ये बदलाव आया। डेटा साइंटिस्ट RS नीलकंठन हमें बताते हैं कि साउथ इंडियन स्टेट्स का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है। अगर वहां पर किसी घर में एक लड़की पैदा होती है तो ज्यादा चांसेस हैं कि उसे वैक्सीनेट कराया जाएगा, उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, अच्छा हेल्थ केयर मिलेगा, ज्यादा चांसेस हैं कि वो कॉलेज में पढ़ने जाएगी, उसे काम मिलेगा और ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा। तो ऐसा क्या किया साउथ इंडियन स्टेट्स की सरकारों ने? इसके कई सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। मिड डे मील स्कीम को सबसे पहली बार इंडिया में लॉन्च किया गया था तमिलनाडु स्टेट में। इसकी मदद से तमिलनाडु में स्कूल के एडमिशंस हमें ज्यादा देखने को मिले। देश भर में वन ऑफ द हाईएस्ट स्कूल एनरोलमेंट्स हमें आज के दिन देखने को मिलते हैं तमिलनाडु में। दूसरा, आज के दिन हम बैंगलोर को IT कैपिटल ऑफ इंडिया बुलाते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि कर्नाटका एक्चुअली में देश में पहली स्टेट थी जिसने एक IT पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी साल 1997 में। इसकी मदद से ही एक IT इकोसिस्टम डेवलप हो पाया बैंगलोर में। तीसरा, सिमिलरली 1997 में आंध्रा के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू बिल गेट्स से मिले दिल्ली में और उन्हें परसुएड किया कि एक माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट सेंटर खोला जाए हैदराबाद में। और बिल गेट्स ने कहा था कि अगर एक ऐसा सेंटर सियाटल के बाहर खोला जाएगा तो वो हैदराबाद में खोला जाएगा। आज के दिन ना सिर्फ हैदराबाद में एक ऐसा सेंटर है, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO खुद सत्या नडेला आंध्र प्रदेश से आते हैं। चौथा, RBI की एक 2018 की स्टडी ने बताया केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इन टोटल अकाउंट करते हैं फॉर 46% ऑफ टोटल रेमिटेंसेज जो इंडिया में आ रहे हैं
इंडियन सिटीजन्स जो बाहर काम कर रहे हैं उनसे। ऑलमोस्ट आधी रेमिटेंसेज इंडिया में सिर्फ इन 4 स्टेट्स के लोगों से ही आ रही है, यानी ये लोग इतने एजुकेटेड बन पाए, बाहर जाके काम करा इन्होंने। 5वां, केरला आज के दिन पहली स्टेट है जिसने एक नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। 35,000 किलोमीटर से ज्यादा फाइबर नेटवर्क स्टेट भर में लगाया गया हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए ग्राम पंचायत को और रिमोट एरियाज को। 20 लाख से ज्यादा बीपीएल परिवारों को फ्री कनेक्टिविटी दी गई इसकी, ताकि गरीब लोगों के बच्चे भी हाई स्पीड इंटरनेट को एक्सेस कर सकें, पढ़ाई कर सकें। 2021 की एक स्टडी जिसे सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमिक स्टडी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था, उन्होंने 5 बेसिक चीजों का एक्सेस मेजर किया: एजुकेशन, हेल्थ केयर, बेसिक एमिनिटीज, सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी और जस्टिस। और ये पाया कि जो 5 साउथ इंडियन स्टेट्स थी, ये देश में टॉप 10 स्टेट्स के अंदर फॉल करती हैं। जो 2 सबसे अमीर स्टेट्स हैं, गोवा और सिक्किम, ये भी टॉप पर हैं, लेकिन बॉटम पर हमें उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार जैसी स्टेट्स देखने को मिलती हैं। तो एक बड़ा क्लियर कट कनेक्शन है यहाँ पर। साउथ इंडियन स्टेट गवर्नमेंट्स ज्यादा पैसा खर्च करने लग रही हैं लोगों की भलाई पर, एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पर, लोगों को फ्री बेसिक चीजें प्रोवाइड करने पर। 2019 की वर्ल्ड बैंक नीति आयोग रिपोर्ट बताती है कि केरला और तमिलनाडु हाईएस्ट रैंक पर हैं हेल्थ केयर परफॉर्मेंस में ओवरऑल बात करी जाए तो, और यूपी, राजस्थान और बिहार बॉटम पर आते हैं। अब एक सोचने वाली बात यहां पर यह है कि ऐसा क्यों हुआ कि साउथ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज और इनकी सरकारें जनता के लिए काम करने में इतनी इंटरेस्टेड है। इसके पीछे दोस्तों एक बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है, और वो रीजन है पॉलिटिकल कंपटीशन। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुत लंबे समय के लिए सत्ता में रहती है किसी स्टेट में या सेंटर में, तो वो अपनी पावर को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देती है, और इसका मतलब ये है कि जनता के लिए काम करने के लिए कोई इतना ज्यादा इंसेंटिव नहीं बचता। आजादी के बाद पहले 5 डेकेड्स में हुआ क्या, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की एक अनइंटरप्टेड डोमिनेंस थी। बार बार एक ही पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतती गई और वो उतनी ही आलसी बनती गई। इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं। बंगाल में 3 दशक लंबा चला लेफ्ट का रूल, गुजरात में 27 साल लंबा चल रहा बीजेपी का रूल। जब इस तरीके की पॉलिटिकल मोनोपोली देखने को मिलती है, जो आम जनता है वो डिसकनेक्टेड हो जाती है पॉलिटिक्स से, और सरकार की पॉलिसीज भी फिर आम जनता के लिए काम करना बंद कर देती है। इसे आप कंपेयर कीजिए साउथ इंडियन स्टेट्स से। ज्यादातर साउथ इंडियन स्टेट्स में किसी भी एक पार्टी की मोनोपोली नहीं थी, बल्कि हमें स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंपटीशन देखने को मिला। केरला में लेफ्ट पार्टी की अलायंस एलडीएफ और कांग्रेस की अलायंस यूडीएफ ऑल्टरनेटली पावर में आते रहे, जाते रहे। कम्युनिस्ट पार्टी जो है सीपीआईएम, उन्हें कंपटीशन देखने को मिला केरला में ऑपोजिशन पार्टीज से, जबकि दूसरी तरफ बंगाल में उनकी एक तरीके की मोनोपोली बनी रही। इसलिए केरला में उनका काम कहीं ज्यादा अच्छा था बंगाल के कंपैरिजन में। तमिलनाडु को ही देख लीजिए, एआईएडीएमके और डीएमके पार्टीज ऑल्टरनेटली पावर में आती रही, जाती रही, कंपटीशन बना रहा। कर्नाटका में सेम चीज बार बार देखी गई, कभी कांग्रेस की सरकार जेडीयू की तो कभी बीजेपी की। पॉलिटिकल कंपटीशन था तो सरकारें मजबूर थी जनता के लिए अच्छा काम करने पे। इसके अलावा जनता भी ज्यादा एजुकेटेड थी, पार्टिसिपेट करती थी गवर्नेंस में, अपने लिए बेसिक राइट जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर की डिमांड करती थी। साउथ इंडियन स्टेट्स में जो सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स हैं वो भी काफी स्ट्रांग है। बेंगलुरु और हैदराबाद को अक्सर अपने डाइवर्स सिटीजन एक्टिविस्ट ग्रुप्स के लिए भी जाना जाता है। हैदराबाद शहर एक्चुअली में बैकबोन भी रहा था जब तेलंगाना के स्टेटहुड के लिए एजिटेशन चलने लग रही थी। और इसके अलावा सोशल रेवोल्यूशंस जो देखी गई साउथ इंडियन स्टेट्स में इतिहास में, उसका भी कंट्रीब्यूशन बताया जा सकता है, जैसे कि रिफॉर्मर्स केरला के नारायण गुरु और तमिलनाडु के पेरियार। इन्होंने जनता को एम्पावर किया कि वो अपने लिए काम करें, असली मुद्दों पर बात करें। अब ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि साउथ इंडिया यहाँ पर चांद पर पहुंच गया हो और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स इतनी पीछे हों। साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, है तो इंडिया में ही, और बहुत सी प्रॉब्लम्स जो पूरे देश में देखने को मिल रही हैं वही साउथ इंडिया में भी देखने को मिल रही हैं। डेवलप्ड देशों के लेवल तक पहुंचने के लिए अभी भी बहुत सारा काम करना है साउथ इंडियन स्टेट्स को भी। और ये जो डिवीजन मैंने यहां पर किया नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में, ये सिर्फ लॉजिकल एनालिसिस के लिए था, डिस्कशन करने के लिए था। ऑब्वियसली इंडिया एक है, इंडियंस एक हैं, और हम सबको साथ में मिलकर ही इन सारी प्रॉब्लम्स का समाधान निकालना होगा। लेकिन इस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों की हिस्ट्री, कल्चर और डेवलपमेंट को समझकर कुछ सीख जरूर ले सकते हैं। क्या सीखे आप इस वीडियो से, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। और ऐसे ही और कौन कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहेंगे ये भी बता सकते हैं। पसंद आए यहाँ क्लिक करके ऐसे ही और वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।